हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। सीधी बात, नो बकवास, चलते हम प्रश्न की ओर। हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये टारगेट का मॉडल पेपर है और 2023 का है और कक्षा 10वीं का है। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इससे पहले मैंने साइंस का पार्ट 5 तक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? जो क्लोरीन धातु है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। आपको कम से कम 20 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम की परमाणु संख्या 3, बेरिलियम की 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, आर्गन का 18 और जो अभी मैंने बताया है क्लोरीन का 19, क्लोरीन का 19 और कैल्शियम जो होगा आपका 20 हो जाएगा। तो आपको कम से कम 20 तक परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। जो मैंने बताया है आप वीडियो पीछे करके इसे सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन का 1 परमाणु संख्या होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15। तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परमाणु संख्या पूछे जाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो एल्कोहल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र है, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र है। तो काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र होता है CaO। CaO। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaO। बढ़ते हैं आगे की ओर। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बढ़ते आगे की ओर। इसे बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिख सके। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा बोले तो खाने वाला सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। और धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगर आपको बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बोले तो NaHCO3 और धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बोले तो आपका हो जाएगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे ही जाएंगे 100%। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल लाल कर देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है।
तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आपका प्रश्न है 35 नंबर कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का रसायन पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान पूछा गया है, तो 10.5 होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? निम्न में से कौन सा अधातु, इसमें अधातु पूछा गया, आप धातु नहीं समझ लीजिएगा। तो निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन है सो चमकीला अधातु है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आपको ध्यान में रखना है कि आयोडीन अधातु है और चमकीला है। बढ़ते हैं की ओर। निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Na यानी सोडियम। इन कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो सोडियम Na। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉल एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कीटोन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किसमें आबंध बनाते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किसने आबंध बनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिआबंध बनाते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध बनता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिआबंध। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CnH2n। CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। और एल्केन का हो जाएगा CnH2n। एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। और आधुनिक आवर्त सारणी में का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है, मोसले। क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। और इन्होंने किस आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी था उसे किस आधार पर सजाया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मोसले जो था आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और बाकी जो वैज्ञानिक थे वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे और मोसले परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे। इसीलिए इसको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं की ओर। आप उससे पहले अगर आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और रह गई बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर साइंस का 80 नंबर का होता है एग्जाम साइंस का, तो उसमें से 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा योगदान रहता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, इसीलिए अनदेखा नहीं करना है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम प्रश्न की ओर फिर से आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु साइज बढ़ता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या बढ़ता है। इनमें से कौन सा अधातु तरल अवस्था में होता है? इनमें से कौन सा अधातु पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा अधातु तरल अवस्था में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। बढ़ते आए की ओर हम। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 होती है। तो ऑप्शन सी। कार्बन की परमाणु संख्या हमने आपको सबसे पहले ही बताया था, 1 से 20 तक मैंने आपको परमाणु संख्या बताया है। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है परमाणु संख्या, क्योंकि 100% इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने शुरू में ही आपको 20 तक परमाणु संख्या बताया है, तो उसे नोट करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। PbS प्लस CuCl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह कौन सा अभिक्रिया है, यही पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया है। Pb प्लस CuCl2, ये देखिए जैसे Pb जो ये कहाँ चला है, Cl2 के साथ आ गया है, यानी विस्थापित कर दिया है इसे। PbCl2 हो गया और Cu यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया है और खुद फास्फोरस के साथ जुड़ गया है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा H2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा H2। ठीक है, H2 यानी हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अत्यधिक क्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक क्रियाशील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो Cu यानी कॉपर होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है Cu। निम्न में कौन अधातु है? ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन अधातु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे छोटा कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अब ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, कैल्शियम
Ca की परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको सबसे पहले शुरू किया था वीडियो, उसी में परमाणु संख्या बताया था। तो 20 तक मैंने कहा था कि कम से कम याद रहना चाहिए। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, मैंने आपको बताया है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? आपका अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ना वह धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं, यानी 3। बढ़ते आगे की ओर हम। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज जो होता है इम्लीकृत वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाइपेज। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तांबा का यौगिक, लोहा यौगिक, लवण यौगिक, ये सभी मिलकर लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो तांबा की यौगिक भी बनाते हैं, लोहा की यौगिक भी बनाते हैं, और लवण की यौगिक भी बनाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको भी अपनी तैयारी को अच्छी और भी ज़बरदस्त करना है, और बिहार बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस अंक लाने हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर 40 में 40 आप बना लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ हमारे साथ जुड़ना होगा, इसका प्रतिदिन रिवीजन करना होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे आगे हम 56 के आगे, मतलब कि 56 तक मैंने करा दिया है, 56 के आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सभी से निवेदन है।